Hello everyone, welcome to Stu and in the second lecture of Principles of Inorganic Chemistry. आज का टॉपिक होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम शॉर्ट में वीबीटी कहते हैं, जिसके अंदर होंगे 5 सब टॉपिक्स। पहला द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तीसरा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, चौथा एनर्जीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और पांचवा बेंट्स रूल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग को क्वांटम मैकेनिकली डिफाइन करने वाली पहली थ्योरी है। ये सेपरेट आइटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरैक्शन को कंसीडर करती है जब वो पास लाकर मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दो हाइड्रोजन आइटम्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, उनके वेव फंक्शन को हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू काई ए वन इंटू काई बी टू, जहाँ पे काई ए है एटम ए का वन एस ऑर्बिटल और काई बी है एटम बी का वन एस ऑर्बिटल। लेकिन जब दोनों एटम बहुत क्लोज हो जाएंगे तब ये पता लगा पाना मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन वन एटम ए में है या इलेक्ट्रॉन टू एटम ए में है। इसलिए इस वेव फंक्शन का एक और डिस्क्रिप्शन हो सकता है काई ए टू इंटू काई बी वन, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टू एटम ए में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन वन एटम बी में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन जब दो आउटकम्स इक्वली प्रोबेबल होते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि उस स्टेट को हमें उन दोनों ही वेव फंक्शंस के सुपरपोजिशन या फिर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से डिफाइन करना चाहिए। के वेव फंक्शंस को सेपरेटली लिखने के बजाय हम इन्हें ऐड कर देंगे। ये हो गया अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन एच एच बॉन्ड के लिए। वेव फंक्शन काई ए वन काई बी टू दूसरे वेव फंक्शन काई ए टू काई बी वन के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके दोनों ही एटम्स के बीच के रीजन यानी इंटरन्यूक्लियर रीजन में इंटरफेयर्ड वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शंस को लिख सकते हैं जिनके आपस में पेयर्ड स्पिन हो, यानी कि का स्पिन हो अप डायरेक्शन में और एक का स्पिन हो डाउन डायरेक्शन में या वाइस वर्सा। तो इन्हें हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंस बॉन्ड थियरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शंस दो कंट्रीब्यूटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन पेयरिंग से बनता है। एग्जाम्पल है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जिसे हम आगे कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, जिसका बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन के पास होता है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन एस ऑर्बिटल में और दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है उसके वन एस वन ऑर्बिटल में। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हाइड्रोजन ए का वेव फंक्शन, जिसमें उसका स्पिन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और हाइड्रोजन एटम बी का वेव फंक्शन या वन एस ऑर्बिटल जिसमें उसका स्पिन होगा हाइड्रोजन ए के स्पिन के ऑपोजिट। इनके वेव फंक्शन को कंबाइन करके हमारा नया वेव फंक्शन फॉर्म होगा कुछ इस तरह का, जिसमें अप स्पिन और डाउन स्पिन यहाँ पे होंगे। ये होगा हमारा एटम ए एटम बी का वेव फंक्शन। तो हम देख सकते हैं कि हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स इंटर न्यूक्लियर रीजन के बीच में लोकेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होने के कारण इन दोनों ही न्यूक्लियस के रिपल्शन को मिनिमाइज करके ये बॉन्ड को स्टेबल बना रहे हैं। इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर हम सिग्मा बॉन्ड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेट करें तो इसकी सिमेट्री मेंटेन रहती है, जो कि एक सिग्मा बॉन्ड की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। सिग्मा बॉन्ड का एक और एग्जांपल है टी जेड पाई बॉन्ड। यहाँ पे भी अगर हम इसे इसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेट करें तो उसका शेप डिस्टॉर्ट नहीं होगा या फिर उसकी सिमेट्री मेंटेन रहेगी। इस टाइप की सिमेट्री को हम कहते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री। सिग्मा बॉन्ड्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसके एक्सिस के अराउंड जीरो होता है। अब हम बात करेंगे डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक ग्राफ है जो दो एटम्स के इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन के
के साथ उसके एनर्जी के वेरिएशन को शो करता है। तो इसे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पे वाई एक्सिस होगी एनर्जी एक्सिस और एक्स एक्सिस होगा इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। हम शुरू करते हैं डिस्टेंस ज़ीरो से। क्योंकि दोनों एटम्स की न्यूक्लियस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होंगे, इसलिए उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हम उन्हें जैसे जैसे एक दूसरे से दूर करते जाएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और एक डिस्टेंस के बाद वो नेगेटिव हो जाएगी। और थोड़ा और दूर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो मिनिमम होगी, लेकिन उसके और दूर जाने से उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और फिर इन्फिनिट सेपरेशन के बाद उनकी एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। तो जब दोनों एटम्स की एनर्जी इन्फिनिट सेपरेशन पे ज़ीरो हो जाएगी तब उन्हें हम फ्री एटम्स कहेंगे। इस ग्राफ के मिनिमम पॉइंट को इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन एक्सिस और एनर्जी एक्सिस पे प्रोजेक्ट करने के बाद हमें मिलता है उसका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा मिनिमम पॉइंट डीप होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उतने ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो दोनों एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे। ग्राफ के इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं वेल। वेल का स्टीपनेस ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल को कितनी तेज़ी से स्ट्रेच या कंप्रेस किया गया है, यानी कि ये उस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बताता है या फिर उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड के स्टिफनेस को बताता है। अब H2 से हम लोग आगे बढ़ते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, जिसमें हम पाई बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था कि उनके वेव फंक्शंस एक दूसरे से एक्सियली ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जो कि सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल है। लेकिन पाई बॉन्डिंग के केस में ओवरलैप एक्सियल ना होके साइड ऑन होता है, यानी कि अगर हमारा एक पी ऑर्बिटल है, ये हमारा दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो इनके बीच साइड ऑन इंटरेक्शन होके एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। पाई बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के पास एक यूनिट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड। पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है उस बॉन्ड को हम न्यूक्लियर एक्सिस के 180 डिग्री पे रोटेट करके देखे हैं। वेव फंक्शंस के साइन अगर चेंज हो रहे हैं, यानी कि वो बॉन्ड पाई बॉन्ड है। वह हमारा ये पाई बॉन्ड है जिसमें ये पोर्शन है प्लस, ये है माइनस, और यहाँ पे भी है हमारा ये प्लस और ये माइनस। ये है हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर इसके अराउंड हम 180 डिग्री रोटेट करें तो जो हम विजुअलाइजेशन होगा वो होगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। तो हम देख सकते हैं कि ऑर्बिटल के लोब्स का साइन इंटरचेंज हो चुका है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये बॉन्ड हमारा एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे, लेकिन वेव फंक्शन को उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री रोटेट करने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो वो बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल पीजेड ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैप, ये माइनस प्लस प्लस माइनस कंसिडर करते हैं इसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और फिर से 180 डिग्री का रोटेशन करते हैं तो हमारा वेव फंक्शन जैसा था वैसा ही है, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो हम देख सकते हैं कि इनके लोस में कोई साइन चेंज नहीं है, यानी कि ये बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बारे में थ्रू वीबीटी। पहले हम नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो ये है 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि दूसरे नाइट्रोजन एटम में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड हैं,
पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं है, सिर्फ पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कन्वेंशनली हम जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, तो सबसे पहले हम पी जेड के बॉन्ड फॉर्मेशन शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा नाइट्रोजन एटम ए का पी जेड ऑर्बिटल, और ये है नाइट्रोजन एटम बी का पी एस ऑर्बिटल। जब ये दोनों एक दूसरे के पास अप्रोच करेंगे तो हमारा बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस टाइप का। यहाँ पे हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट हो जाएंगे। ये है उनका न्यूक्लियस। तो ये बॉन्ड हम फॉर्म हुआ हमारा पी जेड सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री प्रेजेंट है। 180 डिग्री रोटेट करने पर भी इनके साइंस चेंज नहीं हो रहे हैं। अब बचे हमारे पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल्स, तो उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है पी एक्स और इसके 90 डिग्री पे है पी वाई। यहाँ पे भी है ये हमारा पी एक्स, इसके 90 डिग्री पे है पी वाई। साइन से प्रेजेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पी जेड ऑर्बिटल, तो जो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, सिग्मा बॉन्ड। ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के 90 डिग्री पे है, ये एक्सियल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये करेंगे साइड ऑन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में सिलिंड्रिकल सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि ये 180 डिग्री एक्सिस पे इसको रोटेट करने के बाद इनके ऑर्बिटल के लोब्स के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस इनके इन ऑर्बिटल्स में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट रहता है। ये था हमारा पी एक्स का पाई बॉन्ड। इन द सेम केस पी वाई का पाई बॉन्ड भी कुछ ऐसे ही फॉर्म होगा। ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड फॉर पी वाई ऑर्बिटल। ये था पी एक्स ऑर्बिटल। और सिग्मा बॉन्ड था हमारा फॉर पी जेड ऑर्बिटल। तो ओवरऑल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ने फॉर्म किए 3 बॉन्ड्स, जिनमें से एक था सिग्मा बॉन्ड और दो थे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ पी जेड ऑर्बिटल। जेड था हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल्स। और ये सभी बॉन्ड स्पिन पेयरिंग के थ्रू फॉर्म हुए हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन अप है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो टोटल हमारे पास है 3 बॉन्ड्स। एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बाद हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। लेकिन उसके पहले हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वीबीटी में कुछ शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, इन द केस ऑफ पी ऑर्बिटल्स हमारे बॉन्ड फॉर्म होते हैं इन तीनों पी ऑर्बिटल्स के बॉन्डिंग के हेल्प से। यहाँ पे ये तीनों ही पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि पी आई इज परपेंडिकुलर टू पी जे और आई कॉमा जे बिलोंगिंग टू एक्स वाई जेड, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। यानी कि पी एक्स पी वाई से 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा, पी वाई पी जेड से 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा, और पी एक्स पी वाई से 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। लेकिन हम वाटर मॉलिक्यूल को देखें सबसे पहले, तो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन आइटम का वैलेंस बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, 2px1, 2py1, 2pz2, और हाइड्रोजन का है 1s1। यानी कि इनका बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा। ये है वैलेंस बॉन्ड डिस्क्रिप्शन H2O मॉलिक्यूल का। लेकिन क्योंकि पी एक्स और पी वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 90 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री ना होकर एक्चुअल में है 100.5 डिग्री।
सेम केस विथ अमोनिया। अमोनिया का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p(x1) 2p(y1) 2p(z1) और H का है 1s1। वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग इनका डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे तीनों एच एटम नाइट्रोजन एटम के एक px, एक py और एक pz ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन px और py pz तीनों ही आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी एच एन एच एंगल होना चाहिए था 90 डिग्री, लेकिन ये भी 90 डिग्री ना होकर 107 डिग्री है, जो एक्सपेक्ट जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक और डेफिशिएंसी है कि ये कार्बन एटम का टेट्रा वैलेंस को डिफाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि वैलेंस बॉन्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है 2s2 2p(x1) 2p(y1). क्योंकि ये 2s इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड है, इसलिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए और कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि कार्बन बहुत आसानी से टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कि मीथेन में, जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 2 ना होके 4 है। तो वीबीटी हमारा कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को भी अकाउंट नहीं कर पा रहा है। तो इन शॉर्टकमिंग्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रमोशन और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स। प्रमोशन एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एक्साइट करना होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम। बात करें कार्बन की, तो उसका ग्राउंड एनर्जी स्टेट कुछ इस टाइप का होगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर इसे हम, ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, लेकिन इसे अगर हम लोग एक्साइट करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। तो प्रमोशन के बाद कार्बन का एक 2s इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कार्बन के 2p ऑर्बिटल में चला गया है, यानी कि कार्बन का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2s1 2p(x1) 2p(y1) और 2p(z1). भले ही इलेक्ट्रॉन प्रमोशन में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम मोर देन कॉम्पनसेट हो जाती है। यानी कि जितनी एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने में लगाई थी, उससे ज़्यादा एनर्जी हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में मिल जाती है, क्योंकि प्रमोशन करने के बाद हम 2 के बजाय 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा एनर्जी हमें मिल रही है। प्रमोशन एक रियल प्रोसेस नहीं है जिसमें एक एटम कैसे भी एक्साइट हो जाता है और फिर बॉन्ड फॉर्म करता है, बल्कि ये उस एटम के बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में ओवरऑल एनर्जी चेंज को शो करता है। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते ही प्रमोशन एनर्जी लेस फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि उन एटम्स में एस और पी ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रमोशन एनर्जी भी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रमोशन ना कर कर अपने ही ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिन्हें मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वे लुईस का ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। तो उन स्पीसीज को हम लोग कहते हैं हाइपरवैलेंट, और इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग हाइपरवैलेंस। फॉर एग्जांपल TF5, यहाँ पे उनके लोन पेयर्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि डेफिनेटली 8 से ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर SF6। तो SF6 में सल्फर बॉन्ड करता है 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ, यानी कि इसके पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में, ये भी 8 से ज़्यादा है। इन स्पीशीज के हाइपर वैलेंस शो करने का एक्सप्लेनेशन ये कहा जा सकता है कि इनके पास वेकेंट 3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसके कारण ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। ये 2 के एटम्स में हाइपर वैलेंस का एक रीज़न ये दिया जाता है कि इनके पास 2d ऑर्बिटल्स नहीं है, यानी कि इनके पास इन टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें से एक है s ऑर्बिटल और 3 है p ऑर्बिटल्स, जिसके कारण ये एट मैक्स 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन रियल रीज़न
है पीरियड 2 के एटम्स में 4 से ज़्यादा एटम्स को पैक करने का ज्योमेट्रिकल डिफिकल्टी। क्योंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 3 या उससे ज़्यादा के एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई से कम है, इसलिए वो एटमैक्स 4 ही एटम्स को अपने चारों तरफ पैक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उनके पास ज्योमेट्रिकल स्पेस नहीं है उन एटम्स दूसरे एटम्स को पैक करने के लिए, इसलिए वो एटमैक्स 4 ही बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एटमैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इनमें हाइपर वैलेंस रेयर होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो प्रमोशन हमने पढ़ा कि कार्बन कैसे अपने 2s ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 2p ऑर्बिटल में भेज देता है ताकि वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करके ज़्यादा स्टेबल हो सके। यानी कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा 2s ऑर्बिटल में और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 2p ऑर्बिटल में। तो अगर इनकेस इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके CH4 बॉन्ड बनाया, तो उसमें से एक बॉन्ड के पास s कैरेक्टर होगा और 3 के पास p कैरेक्टर होगा, यानी कि 3 बॉन्ड्स एक टाइप के होंगे और चौथा बॉन्ड एक टाइप का हो अलग टाइप का होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट डेटा ने रिवील किया है कि मेथेन में कार्बन के चारों बॉन्ड्स सेम कैरेक्टर शो करते हैं। इसका मतलब कार्बन के चारों बॉन्ड्स में सिर्फ एस या पी कैरेक्टर ना होकर एस और पी कैरेक्टर का एक इंटरमिक्स है। इस इंटरमिक्सिंग को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को विजुअलाइज करने का तरीका, तो मान लेते हैं हमारे पास है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये हमारा एक्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और इन सब वेव फंक्शंस का सेंटर है न्यूक्लियस, जहाँ से ये चारों वेव फंक्शंस इमेनेट हो रहे हैं। तो ये चारों वेव फंक्शंस आपस में कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके नए वेव फंक्शंस बनाएंगे, और वो हमारे नए वेव फंक्शंस होंगे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस विजुअलाइजेशन को हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के एनालॉगस मान सकते हैं, जिसमें दो वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके फ्रिंजेस का पैटर्न शो करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिंजेस का पैटर्न ना शो होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी कि इनिशियली हमारे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे थे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनका स्ट्रक्चर बन गया कुछ ऐसा। तो ये हो गए हमारे एक एस और 3 p ऑर्बिटल से 4 sp3 ऑर्बिटल्स, जो इन चारों ही ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का एक फर्दर फीचर ये है कि इसमें प्रोनाउंस डायरेक्शनल कैरेक्टर है, यानी कि इंटरन्यूक्लियर रीजन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों न्यूक्लियस के बीच के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि वो मॉलिक्यूल उसके इंडिविजुअल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बजाय ज़्यादा स्टेबल होगा। ये डायरेक्शनल कैरेक्टर आता है हमारे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के पॉजिटिव लोब्स के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि अगर हमारा एक वेव कुछ इस टाइप का है और दूसरा वेव भी कुछ इस टाइप का है, तो इनका इंटरफेरेंस से हमारा एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। क्योंकि इंटरन्यूक्लियर रीजन में वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड इनहेंस हो जाता है, यानी कि उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ एस इंडिविजुअल एस या पी ऑर्बिटल के बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ना एक फैक्टर है जिससे हम प्रमोशन एनर्जी को रीपे कर सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के हेल्प से हम उस मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को डिटरमिन करके उसका वैलेंस डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम ट्राइगोनल प्लेनर के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं। इन द सेम केस sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लीनियर स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं। लीनियर शेप होने का मतलब है कि उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉम्पोजिशन होगा sp, td या sd। इन द सेम केस एंगुलर होने का मतलब है उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है sd। यहाँ पे इन द सेम केस अगर हम नीचे जाते जाएंगे
तो उनके शेप्स के अकॉर्डिंग उनके हाइब्रिड कॉम्पोजिशंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल BF3 में होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका शेप है ट्रायगोनल प्लेनर। ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन होने से इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में परसेंट एस और परसेंट पी का कॉम्पोजिशन सभी ऑर्बिटल्स में लगभग लगभग सेम रहता है, और इनका ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन इन्हें सिमेट्रिक बनाता है। फॉर एग्जांपल टेट्राहीड्रल और ऑक्टाहीड्रल मॉलिक्यूल्स। टेट्राहीड्रल में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, यानी कि हर ऑर्बिटल के पास 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर होगा, और सभी ऑर्बिटल लोब्स एक दूसरे से 109.4 डिग्री सेपरेटेड रहेंगे। इन द सेम वे ऑक्टाहीड्रल मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइब्रिड कॉम्पोजिशन हो सकता है sp3d2 या फिर d2sp3, यानी कि हर ऑर्बिटल लोब के पास 16% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर और 33% d कैरेक्टर है, और ये सभी लोब्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे सेपरेटेड है, और इनका लेंथ भी लगभग सेम है। लेकिन अगर बात की जाए DSP3 की, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग शेप होगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, यहाँ पे सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे होते हैं हमारे पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स और 2 dp ऑर्बिटल्स, यानी कि यहाँ पे हमारे होंगे 3 sp2 जो कि इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्म करेंगे, और एक होगा लीनियर डीपी जो एक्सियल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इनका हाइब्रिड कॉम्पोजिशन काफ़ी डिफरेंट है, और इनकी ज्योमेट्री भी काफ़ी हद तक अलग है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है और इन्हीं के बीच का है 180 डिग्री। DSP3 हाइब्रिडाइजेशन में एक और कॉरस्पॉन्डिंग शेप हो सकता है हमारा स्क्वायर पिरामिडल, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका बेस है स्क्वायर, और ये चारों ही स्क्वायर के वर्टेक्स एक अपर वर्टेक्स पे टच कर रहे हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन है DSP3, लेकिन ये दो सेट से बना है, DSP2 और एक pz ऑर्बिटल। DSP2 फॉर्म करता है एक स्क्वायर प्लेनर सेट, ये हो गया DSP2, और एक pz ऑर्बिटल जस्ट इसके परपेंडिकुलर। तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि इनके कॉम्पोजिशंस काफ़ी अलग है। यहाँ पे डी कैरेक्टर है 25%, एस पी है 25%, पी है 50%, लेकिन पीजेड में डेफिनेटली पी कैरेक्टर 100% ही होगा। सिंपल एसपी हाइब्रिड्स में हम हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल्स के बीच इजी रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि sp ऑर्बिटल में हमारा बॉन्ड एंगल हो जाता है 180 डिग्री, sp2 विदाउट लोन पेयर हमारा बॉन्ड एंगल हो जाता है 120 डिग्री, और sp3 विदाउट लोन पेयर्स हमारे बॉन्ड एंगल्स हो जाते हैं 109.5 डिग्री। यहाँ पे परसेंट एस परसेंट पी कैरेक्टर 50-50 ही रहता है। यहाँ पे परसेंट एस परसेंट पी कैरेक्टर होता है 33 to 67, और यहाँ पे परसेंट एस परसेंट पी कैरेक्टर रहता है 25 to 75, और ये किसी भी ऑर्बिटल में में चेंज नहीं होता है। दो से ज़्यादा इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स में परसेंट एस परसेंट पी और इनके बीच का एंगल का रिलेशन दिया गया है इस इक्वेशन से। कॉस थीटा इज इक्वल टू एस बाय s-1, जहाँ पे एस है हमारा परसेंट एस कैरेक्टर, इज इक्वल टू p-1/p, जहाँ पे p है हमारा परसेंट पी कैरेक्टर। इसके थ्रू हम बॉन्ड एंगल और परसेंट एस परसेंट पी को डिटरमिन कर सकते हैं इन द केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। कंसिडर करते हैं CH4 के कॉम्पोजिशन और बॉन्ड एंगल के बारे में। तो हमें पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है 2s2, 2px1, 2py1, जो प्रमोशन एनर्जी के साथ हो जाता है 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये चारों ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपना लीनियर कॉम्बिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन करके बना देते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चार हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करके मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे इनका कॉम्पोजिशन हर लोब में कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि हमारे पास चार sp3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर ऑर्बिटल में परसेंट एस कैरेक्टर होगा 25 और परसेंट पी कैरेक्टर होगा 75। अगर हम इसे फॉर्मूला में पुट करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू एस बाय एस माइनस वन, यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं 25/0.25/0.25 माइनस वन, तो ये आ जाता है -1/3 या फिर 0.25/-0.75। कॉस का इन्वर्स ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स -1/3, where cos inverse x is between -1 and 1। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के थ्रू cos इनवर्स 1/3 की वैल्यू -1/3 की वैल्यू फाइंड करेंगे 109.47 डिग्री, जो कि सही है क्योंकि cos की वैल्यू उसके सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, और 109.47 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम मीथेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो एक दूसरे से 109.47 डिग्रीज पे प्रोजेक्टेड है, यानी कि कुछ इस टाइप से। एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये हो गया हमारे चार sp3 ऑर्बिटल्स। इन सभी पे बॉन्डेड है एक हाइड्रोजन एटम H H H H, ये है C, यहाँ पे स्पिन पेयरिंग, और ये हो गया हमारा मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, जिसमें एक बॉन्ड एंगल होता है 109.47 डिग्री या फिर कॉस इनवर्स -1/। पिछला एग्जाम्पल हमने देखा था मीथेन का, जिसमें उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट थे, यानी कि उनमें एस और पी कैरेक्टर का कॉम्पोजिशन हर ऑर्बिटल लोब में सेम था। लेकिन अब बात करेंगे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड्स के बारे में। इन हाइब्रिड्स में हर ऑर्बिटल लोब कुछ अलग एस और या पी कॉम्पोजिशन शो करता है, यानी कि इनके कॉम्पोजिशन प्योर पी या sp3 के बीच के रहते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, तो H2O शो करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से दो sp ऑर्बिटल्स होते हैं उसके बॉन्डिंग सबसेट्स, क्योंकि वो बॉन्ड कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और दो होते हैं उसके नॉन बॉन्डिंग सबसेट, क्योंकि वो बॉन्ड बॉन्ड नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके अंदर लोन पेयर कंटेन कर रहा है। और देखा गया है कि H2O मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 109.47 डिग्री ना होके, जो कि टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल का एंगल है 104.5 डिग्री है, यानी कि इनका sp कॉम्पोजिशन और इनके sp कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग आगे डिटर्मिन करेंगे। एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू हमें पता है कि HOH या फिर बॉन्डिंग एंगल वाटर मॉलिक्यूल का होता है 104.5 डिग्री। अगर इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करें, cos थीटा इज इक्वल टू एस बाय एस माइनस वन, तो हमारे पास आएगा cos 104.5 डिग्री इज इक्वल टू एस बाय एस माइनस वन। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में cos 104.5 डिग्री की वैल्यू दी गई है -0.25 इज इक्वल टू एस बाय एस माइनस वन, यानी कि -0.25s प्लस 0.25 इज इक्वल टू एस। 1.25s इज 0.25, यानी कि s इज 1/5 या फिर 0.2। इसका मतलब कि वाटर के इन बॉन्ड्स में परसेंट एस कैरेक्टर होता है 0.2, परसेंट पी कैरेक्टर होगा 0.8। क्योंकि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि टोटल पी कैरेक्टर होना चाहिए 3 और टोटल एस कैरेक्टर होना चाहिए 1। और हमें पता है कि बॉन्डिंग सबसेट्स में एस का कैरेक्टर है 0.2 और पी का कैरेक्टर है 0.8। क्योंकि दो बॉन्डिंग सबसेट्स हैं, तो बॉन्डिंग कैरेक्टर हो जाएगा 2 × 0.2, इन द सेम केस पी के हो जाएगा 0.8 × 2। और वैसे ही हमारे पास दो नॉन बॉन्डिंग सबसेट्स भी हैं, तो अगर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग सबसेट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐसी मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं एस के लिए।
तो एस का टोटल कैरेक्टर हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 प्लस एक्स, ये है उसके बॉन्डिंग के लिए, ये है उसके नॉन बॉन्डिंग के लिए, इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है एक्स इज इक्वल टू 0.3। यानी कि नॉन बॉन्डिंग सबसेट्स, यानी कि जब हमारा ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे उसका एस कैरेक्टर है 0.3, यहाँ पे भी उसका एस कैरेक्टर है 0.3। तो सिमिलरली पी का कैरेक्टर हो जाएगा 1 - एस, यानी कि 0.7। तो यहाँ पे पी का कैरेक्टर हो जाएगा 0.7 और 0.7। इसका मतलब कि H2O मॉलिक्यूल्स में हमारे 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से 2 बॉन्डिंग है और 2 नॉन बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग सबसेट्स में हमारे sp3 ऑर्बिटल का कॉम्पोजिशन है s एज 0.2 और p एज 0.8, और नॉन बॉन्डिंग हमारे s कॉम्पोजिशन है 0.3 और p का है 0.7। यानी कि बॉन्डिंग कैरेक्टर में नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर से s कैरेक्टर कम है, यानी कि हमारा नॉन बॉन्डिंग sp ऑर्बिटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन द सेम वे बात करें अमोनिया मॉलिक्यूल की, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन डेटा के अकॉर्डिंग HNH बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, यानी कि cos 107 डिग्री को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एज -0.3। इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू s/s-1, यानी कि -0.3 इज s/s-1, यानी कि -0.3s प्लस 0.3 इज इक्वल टू s, यानी कि 1.3 s इज 0.3, s is 0.3 by 1.3, which is equal to approximately 0.23। तो डेफिनेटली पी कैरेक्टर हो जाएगा 1 - s, यानी कि 1 - 0.23, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.77। तो बॉन्डिंग सबसेट में हमारा एस कैरेक्टर है 0.23 और पी कैरेक्टर है 0.77। इसे हम लोग यहाँ सेव कर लेते हैं, क्योंकि NH3 में हमारे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यानी कि टोटल एस कैरेक्टर होना चाहिए 1, टोटल पी कैरेक्टर होना चाहिए 3। sp3 के 4 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग सबसेट में है और एक नॉन बॉन्डिंग सबसेट में है। बॉन्डिंग सबसेट में एस कॉम्पोजिशन है 0.23 और पी का है 0.77। हमें डिटरमिन करना है अब नॉन बॉन्डिंग सबसेट के लिए, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन हो चाहिए एस के लिए 1, यानी कि 0.23 प्लस 0.23 प्लस 0.23 प्लस एक्स इक्वल्स 1। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 0.31। तो पी ऑर्बिटल के लिए हमारा हो जाएगा 1 - s कैरेक्टर, यानी कि 1 - 0.31, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.69। यानी कि नॉन बॉन्डिंग सबसेट में एस कॉम्पोजिशन है 0.31 और पी कॉम्पोजिशन है 0.69। बात करते हैं वाटर के नॉन बॉन्डिंग सबसेट्स के बीच के एंगल के बारे में। तो हमने कैलकुलेट किया था कि नॉन बॉन्डिंग सबसेट्स में परसेंटेज कैरेक्टर होता है 0.3। इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू s/s-1 इज इक्वल टू 0.3 बाय 0.3 - 1 इज इक्वल टू 0.3 बाय -0.7, यानी कि -3/7। तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स -3/7, जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू आती है 115.37 डिग्री। यानी कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को ड्रॉ करें और उसके लोन पेयर्स के बीच को भी ड्रॉ करें, तो ये एंगल होता है 104.5 डिग्री और ये एंगल होता है 115.37 डिग्री। मॉलिक्यूल्स जिनका टाइप AB5 है, उनमें हाईली सिमेट्रिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि हम 2 में ढूंढ सकते हैं कि हमारे पास हो जाएगा sp3 के केस में हमारे पास हो सकता है sp2, 4 के केस में हमारे पास हो सकता है sp3 और 6 के केस में हो सकता है हमारे पास sp3d2। इन सभी केसेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, प्लस ये हाईली सिमेट्रिक है। लेकिन 5 के केस में हमारे पास है
D2sp3। यहाँ पे ये हमारे पांचों ऑर्बिटल्स का कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में तीन sp2 ऑर्बिटल्स होंगे और एक p ऑर्बिटल होगा। इन द केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर हमारे पास होंगे चार dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एक pz ऑर्बिटल। तो ऐसे केसेस में s और p कैरेक्टर को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिनमें चाहे तो d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑर्बिटल एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। अब बात करते हैं एनर्जीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी उन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का एवरेज होता है। इन द केस ऑफ कार्बन 2p और 2s के बीच का एनर्जी डिफरेंस लो है, यानी कि प्रमोशन एनर्जी इन चारों ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन के इंडिपेंडेंट है। क्योंकि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए बहुत कम एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए यहाँ प्रमोशन हाइब्रिडाइजेशन के इंडिपेंडेंट है। वहीं फास्फोरस के केस में अगर बात की जाए, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और तीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। लेकिन फास्फोरस को 3p और 3s से हाइब्रिडाइज करके sp3 बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए यहाँ पे प्रमोशन ज़्यादा दिखता नहीं है, यानी कि हमारा s इलेक्ट्रॉन s में रहता है, वो कहीं एक्साइट होके d में नहीं जाता है। एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर हमारे बॉन्ड एनर्जी के मैग्नीट्यूड के ऑर्डर जितना ही होता है, इसलिए ये इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होती है, तो हमारा मॉलिक्यूल एस ऑर्बिटल में रहना ज़्यादा पसंद करता है, वो पी ऑर्बिटल में प्रमोट नहीं होना चाहता है। वही अगर एनर्जी कम होती है, अगर हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो हमारा एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रमोट हो सकता है। किसी एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एस ऑर्बिटल में रहना या फिर उससे एक्साइट होना एनर्जी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। एनर्जी फैक्टर हमारे एटम की सबसे स्टेबल अरेंजमेंट को डिटरमिन करेगा। एक एटम कम से कम एनर्जी एक्सपेंडिचर में अपना स्टेबल स्टेट ढूंढना चाहेगा। एग्जाम्पल, फॉस्फोरस एटम को हाइब्रिडाइज करने के लिए हमें चाहिए 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अगर हम फॉस्फोरस या उससे नीचे के एटम्स में जाते हैं, तो वहाँ ये एनर्जी बढ़ते जाएगी। अगर फ्लोरीन एटम के केस को कंसीडर करें, तो ये हमारे 3p और 3s ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप बेटर होगा, यानी कि s ऑर्बिटल जितना ज़्यादा से ज़्यादा p ऑर्बिटल के पास आ पाएगा, यानी कि उनकी हाइब्रिड एनर्जी ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को 3s से sp3 में प्रमोट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रमोट ना होकर s ऑर्बिटल में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। इसलिए जब प्रमोशन एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर ओवरलैप बेटर होगा, यानी कि ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में बेटर ओवरलैप करेंगे, तो हाइब्रिड एस कैरेक्टर रिच होगा। वहीं अगर ओवरलैप पुअर होगा, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ 2s और 2p, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, और अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इनकी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स sp3 और 2s के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी कम होगा, यानी कि प्रमोशन एनर्जी कम होगा। इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन 2s से sp3 में जंप करने के लिए उसे एनर्जी कम लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली 2s से जंप करके एक हाई ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसी कारण उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैरेक्टर p रिच रहेगा। एग्जाम्पल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं pz dz² और spx py हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन। spx py हमारा हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर और pz dz² हो जाएगा एक एक्सियल लीनियर ऑर्बिटल। तो हमारे sp2 इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और pz2 dz2 एक्सियल बॉन्ड्स वीक होंगे, क्योंकि sp2 हाइब्रिड्स बेटर ओवरलैप करेंगे, जिसके कारण हमारा हाइब्रिड एसविच कैरेक्टर में रहेगा, इसलिए इनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। वही पीजेड डीजेड टू उतना बेटर ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनके पीजेड ऑर्बिटर और डीजेड टू ऑर्बिटल्स के बीच का ओवरलैप उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए इनका
बॉन्ड पी रिच रहेगा और इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल sp2 वीक रहेगा। अब बात करते हैं बेंज रूल के बारे में। तो बेंज रूल कहता है कि more electronegative substituents prefer hybrid orbitals having less s character and more electropositive substituents prefer hybrid orbitals having more s characters। यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऐसा ऑर्बिटल प्रेफर करेंगे जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर कम है, और हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे ऑर्बिटल्स प्रेफर करेंगे जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर हमारा उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है। इसीलिए वो ऑर्बिटल्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्बिटल से बोरो करते हैं। वहीं अगर सब्स्टिट्यूएंट खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे के बॉन्ड को बोरो करना चाहेंगे, जो कि प्रेफरेबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल्स में बॉन्ड करना प्रेफर नहीं करेंगे। अब बेंड्स रूल के थ्रू हम PCl2F3 के स्ट्रक्चर को जानते हैं। क्योंकि P यहाँ बॉन्डिंग कर रहा है 2 क्लोरीन एटम्स और 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ, यानी कि वो बना रहा है टोटल 5 बॉन्ड्स। तो यानी कि उसका शेप होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं। तो स्ट्रक्चर वन में इक्वेटोरियल साइड्स पे है 2 क्लोरीन एटम्स, 1 फ्लोरीन एटम, और स्ट्रक्चर टू में इक्वेटोरियल साइड्स पे हैं 3 फ्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम 0। वहीं एक्सियल में हमारे पास है 1 फ्लोरीन 1 क्लोरीन, और इस केस में एक्सियल पे हमारे दोनों क्लोरीन है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन है DsP3, यानी कि ये दो पार्ट से बना है sp2 और PZDZ²। sp2 में हमारा s कैरेक्टर है 33%, PZDZ2 में हमारे पास कोई s कैरेक्टर नहीं है, यानी कि 0%। अब अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेफर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग लेस कैरेक्टर s कैरेक्टर। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि फ्लोरीन sp2 को प्रेफर ना करके PZDZ² को प्रेफर करेगा, जो इस स्ट्रक्चर में उसने किया है। और इस स्ट्रक्चर में तीनों फ्लोरीन ने sp2 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया है, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डेफिनेटली हमारा ये वाला स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल सही है और ये वाला गलत है।